अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका ईरान के दरमियान क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? पाकिस्तान के सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहा है। उनके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 नुकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है, जबकि पाकिस्तान इस सफारती अमल में अहम सालसी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम की जा सके। ईरान अफजूदा यूरेनियम के मामले पर दूसरी तरफ एक मरतबा फिर सख्त मौक़िफ़ पर कायम है और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ उन्होंने मुस्तरद कर दी है। ईरानी क़यादत ने वाज़े किया है कि कौमी सलामती के पेश नज़र यह मवाद ईरान के अंदर ही महफूज रखा जा सकेगा। अब अरब मीडिया का यह कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की अहम शख्सियत ईरान का दौरा कर सकती है और अहम शख्सियत के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मुसव्वदा मुकम्मल हो गया है। अरब मीडिया का यह भी कहना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीजन के बाद जो है वो इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एक अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे थे और उन्होंने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी की। चंद रोज़ पहले भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था। अब दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि अमरीकी हुकाम की जिन ईरानी शख्सियात से बातचीत जारी है वो माकूल अंदाज में इन मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए संजीदा दिखाई देता है, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका दोबारा सख्त कदम उठा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान के चंद रोज तक इंतजार भी करेगा और किसी हतमी मुआहदे तक तेहरान को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने यह दावा किया है कि ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू मंगल की रात हुई थी और ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म खासे नाराज़ हुए थे। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक दो इसराइली ज़राए ने भी तस्दीक की है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हिकमत अमली पर वाज़ेह इख्तलाफात मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इसराइली क़यादत ईरान के खिलाफ अस्करी दबाव बरकरार रखने की हामी है। अब आपना हुर्मुज़ के मामले पर भी कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। खलीज फारस स्ट्रीट अथॉरिटी ने जो है वो स्टेट अथॉरिटी ने यह दावा किया है कि ईरान ने आपना हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया है। अथॉरिटी के मुताबिक आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी गई है। अब ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, इस वक्त क्या डिप्लोमेसी हो रही है, क्या बात हो रही है, इस पर बात करने के लिए कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर होस्ट करते हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, क्या और उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? कितनी संजीदा कोशिश हो रही है इस वक्त किसी मुमकिन हल के लिए? देखें, बहुत सीरियस और सिग्निफिकेंट जो है वो एफर्ट हो रही है और उसकी वजह यह है कि बेशक इस वक्त जंगबंदी मौजूद है, लेकिन जिसे कहते हैं कि देयर इज़ नो वॉर बट नो पीस आइदर, क्योंकि जब तक फॉर्मली इस जंग का क्लोजर नहीं होता तो उस वक्त तक जंग के जो बादल हैं वो मंडलाते रहेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तान है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़ एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका फॉर्मली इस जंग को क्लोज कर दें। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के तवस्सुत से कई प्रपोजल्स का तबादला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी अमेरिका और ईरान जो उनकी दोनों की पोजीशंस है वो पोल्स अपार्ट है, यानी कि जो एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त जो कोशिश हो रही है कि वाइल जो बड़े इश्यूज हैं उन पर इमीडिएटली कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, तो कम अज़ कम एक ऐसा अग्रीमेंट, जिसे आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लें, जिसे आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, या खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात हो रही है, जिसमें बुनियादी तौर पर दोनों फरीकैन अग्री करेंगे कि ये इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की कोशिश की जाएगी, और साथ जो इमीडिएट मसलन जो इश्यूज़ हैं उसमें वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मामला हो या बाकी इश्यूज़ हों, उसके ऊपर कुछ अग्रीमेंट करके फॉर्मली इस जंग को पहले क्लोज किया जाए और उसके बाद एक टाइम फ्रेम तय किया जाए जिसमें बाकी जो इश्यूज़ हैं
दोनों मुल्कों के उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। तो इसलिए पिछले अदवार के मुकाबले में शायद लगता है कि ब्रेक थ्रू के इम्कानात इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें कोई हतमी अग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे MOU की बात हो रही है कि जिसमें दोनों फरीकैन अपने अपने इश्यूज सामने रखेंगे और एक ब्रॉडर एजेंडा जो है उसको तय किया जाएगा। अब इसमें भी कितनी कामयाबी मिलती है, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये जो मुमकिना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या लेटर ऑफ इंटेंट है, इसका इन्हिसार किन बातों पर होगा कि ये कोई एग्रीमेंट जो है या कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो तलाश कर लिया जाएगा? देखें, जो इस वक्त दो मुख्तलिफ अप्रोच ईरान और अमेरिका की हैं। जो अमेरिका की अप्रोच रही है वो एक कॉम्प्रहेंसिव जामे एग्रीमेंट चाहते हैं जिसमें तमाम इश्यूज, वो न्यूक्लियर हो, वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, वो एक ही एग्रीमेंट वो करना चाहते हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का हामी है, यानी कि सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि ये जो जंगबंदी है ये आर्जी जंगबंदी परमानेंट जंगबंदी में तब्दील हो और जो बाकी इश्यूज हैं उनके ऊपर बाद में डिस्कशन हो। अपेरेंटली ये जो लेटेस्ट अमेरिका की तरफ से भी तजवीज़ सामने आई है शायद ईरान की पोजीशन के ज़्यादा करीब है। अब इसमें जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो अगर लेटर ऑफ इंटेंट कह लें या MOU कह लें, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर तो अग्रीमेंट होना लाजमी है और अमेरिका की, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि पाकिस्तान समेत बाकी जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं उनका ये मुतालबा है और ये शर्त है कि ईरान जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम उसको वो 28 फरवरी की सिचुएशन से पहले ले जाए, यानी कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी, वो स्टेटस को जो है वो जो स्टेटस है उसका बहाल कर दे। एक तो इस लेटर ऑफ इंटेंट का या जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें सबसे आम नुकता ये भी है कि उनको ये लगता है और ये बात हकीकत भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी लेवरेज है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी, और अमेरिका को दोबारा उनके ऊपर हमला करने से अगर बाज रखना है तो अगेन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उनके लिए बात एक बहुत अहम जो है इशू है। दूसरा, आई थिंक जो अमेरिका का जो मुतालबा कि उसमें कम अज़ कम जो बड़े इशूज़ हैं उसमें ईरान जो है ये इसका अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या वो खुलकर ये कहेगा कि यस, ये जो न्यूक्लियर जो इश्यूज हैं उसको वो बातचीत करने के लिए उसमें तैयार है, और उसके लिए फिर मेरे ख्याल में कोई टाइम लाइन की भी बात की जाएगी। इतने अरसे में अगर अभी परमानेंट जंगबंदी हो जाती है तो इतने अरसे के अंदर इस फार्मूला के तहत जो दोनों फरीकैन है इसके दरमियान जो है ये मुआहदा तय पा सकता है। तो ये ब्रॉडर आई थिंक इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की भी कोशिश है और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं कि ये जो अनसर्टनिटी है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो कोशिश ये हो रही है कि बजाय इसके कि ये एक तलवार लटकती रहे कि दोबारा हमला होने लगा है या फिर डिप्लोमेसी जो एक्टिव हो गई है, तो कम से कम ये जो जंग का फेज है इसका फॉर्मल क्लोजर हो जाए। वो उसके लिए होगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों फरीकैन के दरमियान जो ब्रॉडर इश्यूज हैं वो इमीडिएटली जो ओवरनाइट वो मामला तय पा जाएंगे। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल विजिट्स हम देख रहे हैं, मोहसिन नकवी 2 बार ईरान जा चुके हैं, फिर अरब मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत विजिट भी कर सकती है। पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अप्रोच कर रहा है और पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं वो कितने होपफुल हैं किसी ब्रेक थ्रू के बारे में? देखें, पाकिस्तान तो जब से उसने आगाज़ किया था पहले भी होपफुल था। 2 हफ्ते पहले भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें ये कभी उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है सूनर रादर देन जो है ना वो लेटर वो हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि इतना डेलिकेट प्रोसेस है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी ये जो कोशिश कई हफ्तों से पाकिस्तान ने जारी रखी है उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी जब अपनी पोजीशन हमने भी थोड़ी रिकोलैबोरेट की है, जब अंदाज़ा हुआ कि बड़े इश्यूज़ के ऊपर इमीडिएटली अगर कोई मुआहदा तय नहीं पा सकता तो कम अज़ कम कुछ ऐसा ज़रूर हो जाए कि ये जो एक अनसर्टनिटी है उसका खात्मा हो। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहा है, और ये रिफ्लेक्शन है कि अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला 4 दिन वहाँ पे गुजारते हैं, 1 दिन पाकिस्तान वो वापस आते, अगेन वो वापस चले जाते हैं। तो वो शो करता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी है पाकिस्तान की तरफ से भी, और इसमें जो बाकी अब ममालिक हैं खास करके सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट वगैरह वो भी बड़ा प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट जब कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला तेहरान पहुंचे थे तो उसी वक्त सऊदी वज़ीर खारजा का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने
पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको 28 फरवरी की पहली वाली सिचुएशन पे लेके जाना चाहिए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद सऊदी अरब भी ईरान को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो कम से कम इस इशू के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रीजन का जो मुल्क है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कोई नया इस तरह का अरेंजमेंट वो तय करे, और पाकिस्तान भी इसी चीज़ का ख्वाह है। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इतने अरसे से वो जो एक एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को हल किया जाए, ये ना हो कि आखिर में जाके वो सारा प्रोसेस कोलैप्स कर जाए और दोबारा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए, जो मेरे ख्याल में बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगी। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में सर तोड़ की इस वक्त कोशिश कर रहा है। राइट। और लास्टली ये जो टाइम कोई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है दूसरे दौर के हवाले से, ये इस हवाले से कोई खबर है या फिर ये महज क्या सराइयाँ या अंदाजे ही हैं? देखें, मेरे ख्याल में टाइमलाइन का खुद जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है कि शायद कोई ना कोई टाइमलाइन जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने तेहरान को भी ईरान को भी कन्वे की है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर बात आगे बढ़ती है तो गुड इनफ, अगर नहीं बढ़ती तो फिर जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर किया जा सकता है। तो अगर तो अगले चंद रोज़ यानी कि ईद से पहले ये जो MOU कह लें या लेटर ऑफ इंटेंट कह लें, इसके हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान अग्रीमेंट हो जाता है तो फिर अगले मरहले में आई थिंक वो बहुत बड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। यानी कि इमीडिएटली इसका मतलब है कि जंग तो नहीं होने वाली, बाकी बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि ईद के बाद फिर बाकायदा जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो यही इस वक्त कोशिश है पाकिस्तान की भी और जो बाकी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ऑलरेडी आई थिंक कल जो ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात हुई थी और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो अच्छी खासी एक टेंस टेलीफोन कॉल थी, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर इस बात से खुश नहीं थे जब ट्रंप ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान बतौर मीडिएटर कोशिश कर रहा है एक लेटर ऑफ इंटेंट की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन हो जाए, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि दोबारा हमें ईरान के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो शायद पाकिस्तान को भी ये लगता है कि ये एक बेहतरीन विंडो है कि अगर इससे फ़ायदा उठा लिया जाए तो काफ़ी इम्कानात हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बट अगेन गिवन आई थिंक जो दोनों मुल्कों के इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए आई थिंक हतमी तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राइट, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। साबिक सफीर आसिफ दुरानी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या वाकई कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या नहीं? एक ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं? पाकिस्तान की भरपूर सफारती कोशिशें जारी। आसिफ दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार, नुमाइंदे खुसूसी भी रह चुके हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये जो खबरें आ रही हैं, एक दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपको इम्कानात इसके क्या नज़र आ रहे हैं? जी शुक्रिया रहमान साहब। मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेसी ही है जो अभी काम कर रही है और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ईरान और अमेरिका जो है उसमें जो जंग है उसमें पॉज आया है और इसमें जो पाकिस्तान की अनथक कोशिशें थी वो बाहर रंग लाई हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो इंटीरियर मिनिस्टर का ये जो दूसरा दौरा है विदिन 4 डेज, ये इस में अहम पैगाम रसानी शामिल है। और उन्होंने जिस तरह से IRGC के हेड से भी मुलाकात की है, जनरल वहीदी से, तो ये लगता है कि इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और अमेरिकन ब्लॉकेड जो है उससे मुतालिक है। और अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि जो ट्रेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसमें आसानी पैदा होने का इम्कान है और ये भी इम्कान है कि ये दिस वुड लीड टूवर्ड्स सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज और बाकी जो है वो बात आगे बढ़ेगी। जी अच्छा, और क्या लगता है कि किन चीज़ों पर इन्हिसार होगा, किन बातों पर कि कोई मुमकिना मुआहदे की बुनियाद बन सके?
देखिए, उसमें पूरे पूरे तौर पे तो ज़ाहिर है तफसीलात किसी के पास नहीं है, लेकिन अब जो इंडिकेशंस अमेरिकन साइड से आई हैं, पहले वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे बात कर रहे थे। जी। ईरान का कि जो उसका जो है 60% एनरिच्ड यूरेनियम तकरीबन 460 किलोग्राम है, वो अमेरिका के हवाले किया जाए। लेकिन जो ईरान के जो मसाइल हैं उसमें फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग ऑफ देयर एसेट्स और लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, ये जो है इसका अमेरिका बिल्कुल जिक्र ही नहीं करता था, उसकी तरफ आता है। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि वो हिंट कर रहे हैं कि जी वो तकरीबन 25% जो है फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर देंगे। और दूसरा ये कि ईरान पर से जो है वो सैंक्शंस जो हटा दी जाएंगी, और एज अ फर्स्ट स्टेप ईरान जो अभी जो ऑयल जो है एक्सपोर्ट करना चाहता है वो अलाउ कर दिया जाएगा। ये एक तरह के आप समझें कि पॉजिटिव वो हैं और ये सिग्नल्स हैं ईरान को कि हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान जो है दे आर ऑल्सो यू नो वो सिफारतकारी में जो है वो बहुत मंजे हुए हैं। तो वो जिस तरह से अमेरिका रूल्स बनाना चाहता है ईरान अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो ईरानी भी जो है उसी तरह से फील्ड बना देते हैं, तो वो फील्ड शिफ्ट भी कर देते हैं। मैं गोल पोस्ट तो नहीं कहूंगा शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो फील्ड को शिफ्ट कर देते हैं। तो उनको ये खेलना आता है उनके साथ, अमेरिका के साथ। तो ये मेरे ख्याल में इसलिए वो ड्रैग होगा, और अगर ये ड्रैग होता है अच्छा। वो अमेरिका के फायदे में नहीं जाएगा। और ये क्विकली रिजॉल्व अगर करना होगा तो अमेरिका को मेरे ख्याल में वो चीज जो हासिल करना चाहता है वो नहीं कर सकेगा। लेकिन ईरान मेरे नजदीक उसकी इस वक्त पोजीशन ये है कि ठीक है उनके जो है डिस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन चूंकि जोग्राफिकल एडवांटेज है ईरान को, इसलिए ईरान जो है वो वेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका वेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसमें दुरानी साहब, राइट, दुरानी साहब, एक चीज़ जो पहले भी बात होती रही वो स्पॉयलर्स के हवाले से होती रही है। अभी हमने एक्सियोस की स्टोरी भी देखी है, इसराइली वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई तल्ख कलामी भी हुई। लेकिन क्या जो भी कोई मुमकिन हल है आपके ख्याल में वो इसराइल के लिए काबिल कबूल होगा? मेरे ख्याल में इसराइल को करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसराइल भी एग्जॉस्ट हो चुका है। वो इसराइल का जो उसने मिथ बनाया था अपना आयरन डोम का, वो तो टूट चुका है, और ईरान ने उसको जो है सही जवाब दिया है। इसी तरह अमेरिका के बारे में जो उसका मिथ था एक सुपर पावर होने का, वो अगरचे सुपर पावर है, लेकिन वो सुपर पावर जो है ईरान जैसी एक मीडियम पावर को जेर नहीं कर सका है। तो ये तमाम चीजें अब जो है मौजूद बहस हैं, और इसमें अब जो उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं कांग्रेस के, तो वो उसमें ट्रंप साहब को जीतने की बड़ी ख्वाहिश है, तो वो कैसे जीत पाएंगे जबकि मुल्क के अंदर जो है अपोजिशन बढ़ रही है। तो इसमें इसराइल अमेरिका जो है उस वक्त फिर अपने इंटरेस्ट को जो है वो प्रेफरेंस देगा या प्रायोरिटी देगा, या ये इसराइलियों की ओर देगा। इसराइल ने तो शरारत की, उसने स्पॉइलर रोल प्ले किया, उसने जो है लास्ट ईयर भी ईरान पे हमला कर दिया, और इस साल भी 28 फरवरी को हमला कर दिया। वो उसने सपोर्टाइज किए हैं बहुत से जो इनिशिएटिव्स थे। लेकिन अब बात ये आ गई है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनके जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो एट स्टेक है। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर अब आए दिन सवाल उठ रहे हैं। जी, और माहौल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहले कहा गया कि जब मुआहदे के करीब थे, खबरें आ रही थी, तो उस वक्त कहा गया कि बयानात ने माहौल ख़राब कर दिया। अभी तो सदर ट्रंप ने बात की है कि मैं कुछ वक्त देने को जो है वो तैयार हूँ। तो माहौल आप किस तरह से जो है वो देखते हैं किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए? देखिए, ट्रंप साहब पता नहीं वक्त देने से क्या वो कर सकते हैं, गोया वो ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे उनके पास हर चीज कंट्रोल में है। मेरे ख्याल में ऐसा है तो नहीं। कंट्रोल तो उस वक्त माना जाएगा कि जी उनके बूट्स ऑन ग्राउंड हो ईरान पे, उन्होंने कोई किसी खिते पे कब्जा किया हो और उन्होंने वहां से अपने जो है वो मामला चला रहे हो, तो ऐसी चीज तो सामने नहीं है। ट्रंप साहब को जो है, और चूंकि वो बयानात देने के भी शौकीन हैं,
सुबह उनका एक बयान होता है, शाम को दूसरा हो जाता है। तो ये चीजें भी अनप्रेसिडेंटेड हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, खासकर उनके प्रेसिडेंट्स के हवाले से। तो वो जो जी साइबर रेटलिंग है, ईरान ने भी उसका जवाब जो है उनको जो है बराबर दिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो एक अलग एस्पेक्ट है जो प्रोपेगेंडा का या जो है साइबर रेटलिंग का। लेकिन असल जो हकीकत है वो ठीक ये है। है कि जंग को बंद होना है, अमेरिका को खत्ते से विड्रॉ करना है, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज़ाद करना है, उसको खोलना है, और फिर उसके बाद जो ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनको हटाना का है, और ईरान के जो एसेट्स हैं फ्रीज किए गए हैं उनको अनफ्रीज करने की बात है। ये जो है ये इश्यूज हैं और इसको भारत करना पड़ेगा। ठीक है। अब अमेरिका ने ये चाहा कि वहाँ रिजीम राइट। चेंज कर लें। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प खुशी से कह रहे हाँ हैं कि मैंने रिजीम चेंज कर दिए। तो अगर ऐसा ही है तो आप अगर वो ये मान लेते हैं तो फिर तो उनको जंग बंद करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राइट। शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया भर से इसराइल के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार रजाकारों को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया, जिसकी तस्दीक इसराइली हुकाम की जानिब से भी कर दी गई। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदाला का कहना है कि इमदादी कारकुनों को इसराइल बदर किया जा रहा है, जबकि तुर्की के वजीर खारजा के मुताबिक इमदादी कारकुनों को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसराइली फोर्सेस की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में रोकने पर तशवीश का इजहार किया था और इसकी शदीद मजम्मत की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया था कि ज़ेरे हिरासत अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल हैं। इससे पहले इसराइली बहरिया ने मई के वस्त में गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो है उसको भी बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक कर अपने कब्जे में ले लिया था। स्मूथ फ्लोटेला गजा के लिए इमदाद लेकर तुर्किया से रवाना हुआ था। इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फ्लोटीला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद किया गया। टीजर गन्स और रबड़ की गोलियां चलाई गई। मुतअद्दिद खवातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतारे। दूसरी जानिब इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बेन गवेर ने बदसलूकी जो की उसकी वीडियो भी सामने आई। बेन गवेर की जानिब से जारी करदा इस वीडियो में फ्लोटीला अरकान को हथकड़ियों में ज़मीन पर बैठा दिखाया गया और उनकी जानिब से उन्हें यह कहा जा रहा था कि यहाँ के मालिक हम हैं। एक और वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक खातून कारकुन जो है वो बेन गवेर के सामने फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाती है, जिस पर उन्हें तशद्दुद का नारा बनाया जाता है। बेन गवेर ने वीडियो में तस्दीक करते हुए कहा कि ये लोग हीरो बन रहे थे, अब इनकी हालत देखें, ये कोई हीरो नहीं बल्कि दहशतगर्दी के हामी है। अमरीकी सेनेटर जेफ मर्कले ने इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती, ये जो बेन गवेर का इनका सलूक घनावना और गैर इंसानी करार दिया है। उनका कहना था कि इसराइली वजीर का कैमरों के सामने ये सलूक है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे फ़लस्तीनियों का क्या हाल होता होगा। दूसरी तरफ दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत भी की जा रही है, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तानी समाजी कारकुन जो साद ईदी हैं वो भी इन गिरफ्तार होने वालों में शामिल थे। वो इस फ्लोटेला पर सवार थे। साद ईदी के वालिद और ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मैं चाहता हूँ हम बात करें। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं साद ईदी साहब के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये खबर आई है कि उनको रिलीज कर दिया गया है। क्या आपका कोई उनसे राब्ता हुआ है? आखिरी राब्ता कब हुआ था? उनकी सेहत और उनकी खैरियत के हवाले से हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल 7 को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन ये बताया गया कि तमाम तर शुरका को जो है वो रिलीज कर दिया गया है। फ्लोटीला की जो टीम है जो इन्फॉर्म करती है फैमिली मेंबर्स को, उसकी तरफ से ये नशर किया गया है इनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और पहला जहाज जो है वो 15-20 आधे घंटे पहले जो है वो तुर्की पहुंच भी गया है, और मजीद 2 दूसरे जहाज 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो तुर्की पहुंच जाएंगे। और इसमें साद से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमें कोई कंडीशन नहीं पता उसकी क्या है और क्या सलूक किया गया। सलूक तो खैर सभी को पता है कि किस तरह का हुआ है। वीडियोस भी जो आई हैं, औरतों को भी जो है इन्होंने तशद्दुद किया है, तो और नौजवानों पे ज्यादा तशद्दुद किया है। और देखते हैं अब साद को क्या जख्म आए हैं या उनको नुकसान हुआ है। वैसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो
1.5-2 घंटे के बाद साद किसी ना किसी तरीके से हमसे राब्ता करेगा। चले, उम्मीद और दुआ है कि वो खैरियत से हों। लेकिन आखिरी मर्तबा उनसे जो है वो कब रब्ता हुआ था और अपने सफ़र के हवाले से उन्होंने क्या बात की थी? आखिरी राब्ता इसकी मम्मी से हुआ था 18 तारीख को, 18 मई को, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब दोपहर को, कि उसने फ़ोन किया था मम्मी को और कहा था कि मम्मी ये मेरी आखिरी कॉल है, इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हमारा ताक़ुब कर रही हैं और बिल्कुल हमारे करीब पहुंच चुकी हैं, और बस अब किसी भी लम्हे जो है वो हमारी कश्ती के अंदर सवार हो जाएंगे और हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, और अब मैं आपसे राब्ता नहीं कर सकूंगा। ये खुदाफिज कह के उन्होंने अपनी मम्मी को कहा था कि आप जो है वो हमारे लिए तमाम तर वॉलंटियर्स जो जा रहे हैं गजा में मदद करने के लिए, उनके लिए आप दुआ करना, और गजा में जो बेचारे आफत ज़दा हैं जंग से और जेनोसाइड से आफत ज़दा हैं, उनके लिए भी आप दुआ करना कि अल्लाह इन सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा फैसल इदी साहब, उनके साथ और भी जो है वो रज़ाकार थे। मैं चाहता हूँ ज़रा उनका जो मिशन था उस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। साद और उनके साथ जो रज़ाकार थे उनका अपने इस मिशन के हवाले से जो है वो क्या कहना था? साद जो है वो फ्लोटिला के वॉलंटियर्स के साथ काफी दिनों से काम कर रहा था। इनकी पिछले दिनों में मतलब जाने से 4-5 दिन पहले से इनकी ट्रेनिंग्स होना शुरू हो गई थी, इनकी क्लासें होती थी कि किस तरीके से सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं, अगर इजरायली फौज का सामना हो तो किस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करना है और क्या क्या चीजें करनी है, और फिर फ्लोटिला के जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ इनका राब्ता था। एक पूरा इनका प्रोटोकॉल है जिसको हर मेंबर को जो है वो फॉलो करना होता है। अपने साथ ये लोग जो गए थे तमाम तर, ये सब वॉलंटियर्स थे इसमें, और अपने अपनी हैसियत के हिसाब से इन्होंने जो है वो चीजें खरीदी थी, चंदा इकट्ठा किया था, खाने पीने की अशिया इन्होंने खरीदी थी, और जो है वो बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क वगैरह लिए थे, दवाइयां ली थी, और औरतों और बुजुर्गों के इस्तेमाल की चीजें भी जो है इन्होंने अपने पास रखी थी, क्योंकि गजा को पिछले 17-18 साल से इसका 18-19 साल से इसका गजा का मासरा किया हुआ है, और पिछले दो सालों से वहां पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और जेनोसाइड कर रहे हैं वहां की आवाम को, आबादी को, और चारों तरफ से रास्ता बंद किया हुआ है, समंदरी रास्ता भी बंद किया हुआ है, और समंदर में इनका जो है वो जरिया माश था मछली पकड़ना, पिछले कई सालों से इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। इनकी रोजगार के जितने भी जराए थे उन सबको खत्म किया है, और उनको एक जो है वो कैदी बना के रख दिया है, और तकरीबन 19 लाख से जायद अफराद जो है वो इस वक्त वहां मौजूद हैं, और तमाम तर स्कूलें, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, सारी चीजें उन्होंने इजरायली अफवाज ने जो है वो बम्बार्डमेंट करके सब तबाह कर दी हैं। और इस वक्त इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है गजा में, किसी मीडिया को नहीं जाने देते वहां पे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे क्या पोजीशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन निकलती है। स्टारवेशंस की भी जो है वो इतलात थी, बच्चों की स्टारवेशंस की, दवाइयों के बगैर लोग बेचारे वहां पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो बगैर किसी एनेस्थीसिया के जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इम्प्यूटेशंस हैं, दूसरी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें इनको बहुत शदीद ज़रूरत है दवाइयों की, सामान की, ऑक्सीजन की, दूसरी जो ज़रूरियात होती हैं मेडिकल मकासद के लिए, उन तमाम चीज़ों की, और किसी तरफ से भी जो ना ये अलाउ नहीं कर रहे, जो कि बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है आज के दौर में। 21वीं सदी में आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई दुनिया की स्टेट है जो जेनोसाइड कर सकती हो, और ये इजराइल ने कर दिखाया, और हमें ये कहने पे अब ये कहने पे मजबूर हैं कि ये एक अपार्थाइड स्टेट बन चुकी है, और फाशिस्ट रवैया इसने अख्तियार किया हुआ है काफी अरसे से। और जिस तरह साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड स्टेट थी जिसमें कालों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था, और फिर पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया गया, और वहां पर अब जो है वो इस अपार्थाइड स्टेट का खात्मा किया गया। अब यह आखिरी इजराइल ही रह गई है जो अपार्थाइड स्टेट है, और इसके खिलाफ अब पूरी दुनिया भर में जो है वो मुहिम शुरू हो गई है। अगर इजराइल ने ये रवैया चेंज किया तो इसके लिए आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। अगर ये रवैया चेंज नहीं किया और इन्होंने फाशिज्म को अपनाए रखा तो इजराइल के लिए मुश्किल होगा आगे इस तरीके से हुकूमत करना और इस इलाके में जो है वो खून खराबा करना।
ठीक है फैसिलिटी साहब ना, ये जो फ्लोटेला के जो तमाम वॉलंटियर्स थे, रजाकार थे, जिस मिशन पर गए, इनके साथ वहाँ पहुँचकर जो सलूक हुआ, वो वीडियोस हमने देखी, वो बड़ी परेशान कुन और तकलीफ दे थी। साथ के हवाले से तो आप बात कर चुके हैं, लेकिन इन तमाम वॉलंटियर्स के साथ, इन रज़ाकारों के साथ जो इंसानी इमदाद लेकर जा रहे थे, इनके साथ जो सलूक वहाँ पर किया गया और ये जो वीडियोस आई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये हम फ़लस्तीनियों के साथ भी इसी तरह का सलूक करते हैं और हम सुनते रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। बहुत सारे फ़लस्तीनी जो आज़ाद होते हैं उनकी जेलों से, वो भी आके जो अपनी स्टोरीज बताते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें बताते हैं। और मेरे जब साथ से बात हो रही थी पिछले दिनों, ये जब फ्लोटिला में था, मौजूद कश्ती में जब जा रहा था, तो मैंने इसको कहा था कि मुमकिन है कि आपको इजरायली फ़ौज जब गिरफ्तार करे तो आप पे झूठे चार्जेस डाल के केसेस चलाएंगे और मुमकिन है कि आपको साल 2 साल की सजा भी दे दें। तो इसने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं सामना करूंगा इनका और जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी, क्योंकि मैं एक मकसद के लिए जा रहा हूँ, एक इंसानी मकसद है। इसमें अगर वो रुकावट बनते हैं और मुझे सजा देते हैं तो मुझे फख्र होगा। राइट, बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुआ है कि साद ईदी जो है वो खैरियत से जो है वो वापस आएँ। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने पाक फ़ज़ाइया की तमाम एयर बेसेस और जो कमर्शियल हवाई अड्डे हैं उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करते हुए इनके इतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। हवाई अड्डों और एयर बेसेस के गिरदो नवा जो है वो 13 किलोमीटर के दायरे में कबूतरबाजी, लेज़र लाइट्स के इस्तेमाल और आलाइशें या गोश्त फेंकने पर अब पाबंदी होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदियों का जो इतलाक है वो 30 दिनों के लिए होगा, जबकि ये अहकामात पंजाब भर में कायम तमाम जो पाक फ़ज़ाइया के एयर बेसेज हैं और कमर्शियल एयरपोर्ट्स के इतराफ़ हैं वहाँ पर जो है वो नाफिज़ुल अमल होंगे। महकमा दाखिला के मुताबिक हवाई अड्डों और एयर बेसेज के इतराफ़ में जो लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल है या सदक़े का जो गोश्त और आलाइशें फेंकना होता है, वो फ़्लाइट ऑपरेशन और फ़ज़ाई हिफाजत के लिए बहुत संगीन ख़तरात का बाइस बनता है। हुकाम ने यह भी कहा है कि परिंदे गोश्त और आलाइशों की जानिब राग़िब होते हैं, जिससे तैयारों और मुसाफिरों की जानों को ख़तरात लाहक होते हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये जो फैसला है वो इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो किया गया है और एयरपोर्ट्स और आस पास के जो इलाके हैं वहाँ पर सफाई के खुसूसी इंतज़ामात यकीनी बनाने की भी जो है वो हिदायत की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िली इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की जो है वो हिदायत भी की है। ईद उल अज़हा की आमद है, इस मौके पर ये जो एहतियातें हैं वो लाजिम हैं ताकि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं और जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो मामला जो है वो चलते रहें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।